देखिए, ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें कोई इंट्रो, कोई भी कुछ भी क्लिकबेट नहीं है। अमेरिका एक बहुत बड़ी यहाँ पे साजिश कर रहा है, जिसके तहत भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से गिराने की इतनी बड़ी योजना ला रहा है। इतने सारे वो प्लान्स बना रहा है, इतने सारे प्रोपेगेंडा को फैला रहा है, फेक प्रोपेगेंडा को, कि जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं। जिसको बोलते हैं द यूएस डीप स्टेट। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंट जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं, उन इवेंट्स के आधार पर एक बहुत बड़े कंक्लूजन पे निकल कर आए हैं हम। एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है पूरे एशिया में। 2020 में जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, उसके बाद से बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारी इवेंट्स ऐसी हुई ना, जिसने एशिया के पूरे ऑर्डर को बिगाड़ के रख दिया। कारण सबसे बड़ा एक ही है, डॉलर का इंपीरियलिज्म एशिया से कम हो रहा है। ये वीडियो बिल्कुल भी पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, अवेयरनेस वीडियो है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स में हम तभी उलझ सकते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स हम तभी कर सकते हैं जब देश रहेगा हमारा। ये लोग देश को बेचने की बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 2020 जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, तब से अमेरिका का ये बहुत बड़ा प्लान था एशिया को किसी तरह डिस्टेबलाइज करना। और इसकी शुरुआत होती है 2021 से। अगस्त 2021 में आपको याद होगा बहुत बड़ी घटना हुई। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आ गया। तालिबान ने ओवरथ्रो कर दिया अशरफ गनी की इलेक्टेड सरकार को। इसके पीछे आपको लग रहा होगा कि तालिबान के एक्सट्रीमिस्ट लोगों का हाथ है, जबकि अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ खुद थी। आप सोचिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, जिसके पास इतनी शक्ति है, इतनी सैन्य क्षमता है कि आज भी चाइना, इंडिया और रशिया तीनों मिलकर अमेरिका का बराबरी नहीं कर सकते। फिर ऐसे अमेरिका को तालिबान ने चकमा देकर उसको भगा दिया अफगानिस्तान से? नहीं। अफगानिस्तान में जो अशरफ गनी की सरकार थी, वो भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बना के रखे हुए थे। वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स का भारत ने निर्माण किया था। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डैम्स का भारत ने निर्माण किया था, जिसने अफगानिस्तान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। वहाँ पे रोज़गार प्रोवाइड किया, जिससे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत ही हद तक सुधर चुके थे। और ये मतलब काफ़ी सालों के संघर्ष से ये अच्छे हुए थे। जो इलेक्टेड सरकार थी वहाँ पे अशरफ गनी की, ये अमेरिका की सबसे पहली चाल थी। देखिए, एशिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं वो आज डिस्टेबलाइज हैं। वो आज उनमें स्टेबिलिटी नहीं है आज पहले जैसी, और कोरोना से पहले की स्टेबिलिटी भी नहीं है। देखिए, 2021 हम सीरीज़ की बात करते हैं। 2021 में एक और बहुत बड़ी चीज़ आती है। 2021 में देखिए, इजराइल में जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार थी ना, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को भी गिरा दिया गया, और जिसके बाद नफ्ताली बेनेट आए। ये इजराइल में एक बहुत बड़ी डिस्टेबलाइजेशन था अमेरिका के द्वारा। इजराइल में कॉन्स्पिरेसी अमेरिका ने की, इजराइल में अमेरिका ने इंटरफेयर किया। 2021 में एक और भी बहुत बड़ी घटना हुई। 2021 के 26 जनवरी को अगर याद होगा, तो अमेरिका ने इतनी बड़ी चाल चली। तभी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन जीत कर आए थे। उन्होंने इतनी बड़ी चाल चली, जितनी बड़ी चाल अभी तक किसी भी शायद नेता ने चलने की कोशिश भी नहीं की हो, विदेशी। देखिए, 2021 के 26 जनवरी को आपको याद होगा, जब रिपब्लिक डे की परेड हुई थी, उसके बाद तुरंत बाद लाल किले में खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया। हम लोग को लग रहा था कि इसमें जस्टिन ट्रूडो का ही हाथ है, सिर्फ नहीं, जस्टिन ट्रूडो के साथ इन लोगों का भी हाथ था। और सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी को इन्होंने ही अंजाम दिया। ग्रेटा थेनबर्ग और रिहाना जैसे बड़े बड़े लोगों ने इसका सपोर्ट किया, जिसमें हमारे तिरंगा को रौंद दिया गया पैरों के नीचे। क्या ये एंटी इंडिया एक तरह का मूवमेंट नहीं था, जिसमें हमारे तिरंगा को पैरों के नीचे रौंद दिया गया? अब किसान आंदोलन वो अलग जगह है, किसान आंदोलन का कोई भी विरोध नहीं कर रहा, लेकिन ये एंटी इंडिया था कि नहीं? अब बताइए। देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान की गिनी चुनी सरकार थी, भले ही कमज़ोर थी, कोalition गवर्नमेंट थी, बहुत कमज़ोर गवर्नमेंट थी, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ की गई जो आज इंडिया में भी हो रही है। इमरान खान के ऊपर दो तरह से निशाने लगाए गए, एक पॉलिटिकल निशाना, एक इकोनॉमिक निशाना। इमरान खान के ऊपर सबसे पहले ये आरोप लगाया गया कि वो वोटों की चोरी कर रहे हैं। 2018 में इलेक्शन हुए थे ना पाकिस्तान में, जिसमें इमरान खान जीत के आए थे, तो ये आरोप लगाया गया कि इमरान खान वोटों की चोरी कर रहे हैं। दूसरा आरोप लगाया जाता है कि इमरान खान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है बिल्कुल अच्छी नहीं है, पाकिस्तान को डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया गया है। ये अमेरिका के द्वारा लगाया गया आरोप, जिसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। और आपको तो पता ही है इमरान खान की सरकार कैसे गिर जाती है। आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि ये भारत से कहीं ना कहीं मेल खाता है। हम भारत पर भी आएंगे। अभी 2022 खत्म हुआ, 2023 शुरू हुआ। 2023 में इन्होंने रूस के साथ बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। 2023 में इंटरफेयर कर दिया इन्होंने रूस के साथ। देखिए, रूस में एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। इन्होंने देखा कि रूस में जो है पाकिस्तान जैसा आप तख्ता पलट नहीं कर सकते। रूस में पुतिन का जो पावर है बहुत ही इमेंस है, और 23-25 साल का राज्य है, 23-25 साल का रिजीम है, तो गिराना बिल्कुल मुश्किल दिख रहा था।
इसीलिए वहाँ के प्राइवेट एक आर्मी ग्रुप है जिसका नाम है वैगनार ग्रुप। वैगनार ग्रुप के बारे में आपको पूरी अगर जानना है तो आप यूट्यूब में जाके सर्च करके देख लीजिए किसी का भी वीडियो। देखिए वैगनार ग्रुप के लीडर थे प्रिगोजिन, जो कि एक बिजनेसमैन थे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई, वहाँ के एक प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया वैगनार ग्रुप करके। वैगनार ग्रुप ने रूस और यूक्रेन वॉर में बहुत बड़ी सहायता की पुतिन की, जिसके बाद वैगनर ग्रुप को थोड़े बहुत पैसे दे दिए गए प्रिगोजिन को, और बताया गया कि वो पुतिन के बहुत करीबी हो सकते हैं। ये बताते हुए वैगनर ग्रुप के लीडर प्रिगोजिन को भड़का दिया गया, जिसके बाद प्रिगोजिन अपना मॉस्को में मार्च शुरू कर देते हैं। ये घटना जून 2023 में हुई थी, जिसमें ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया को और खास करके नाटो और अमेरिकन देशों को कि वैगनर ग्रुप एक छोटा सा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन 25 साल के पुतिन के रिजीम को गिरा देगा। ये बात पूरी तरह से फेल हो गई, इसलिए आज अमेरिका रूस में बौखलाया हुआ है। वैगनर ग्रुप पूरी तरह से फेल हो गया अमेरिका में, और ये प्रोपेगेंडा, अमेरिका का जो डीप स्टेट प्रोपेगेंडा है, वो रशिया में नहीं चला। फिर 23 अगस्त 2023 को वैगनर ग्रुप के लीडर प्रिगोजिन जब प्लेन से जा रहे थे तो उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। अब देखिए अमेरिका ने देखा कि अगला देश कौन सा है, क्योंकि ये लोग तो भारत को घेरते हुए आ रहे थे। इनका 3 निशाना है, भारत, चीन और रूस। अमेरिका का और सभी यूरोपियन कंट्रीज़ का 3 देश निशाने पर हैं, भारत, चीन और रूस। इन्होंने देखा कि भारत में 2024 में इलेक्शंस है। 2024 में आपको क्या लगता है? देखिए एक बात कहनी है, विपक्ष के ऊपर कोई भी टारगेट नहीं है यहाँ, अपोजिशन पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो इतनी पागल गवर्नमेंट तो नहीं है ना कि वो 400 पार का झूठा दावा कर दे। 10 साल तक गवर्नमेंट थी उनकी केंद्र सरकार में, तो उन्होंने जो दावा किया होगा 400 पार का, वो वैलिड रीजन के तहत ही तो दावा किया होगा ना, उनकी पॉलिसीज के आधार पे, उनके कामों के आधार पे 400 पार का दावा किया होगा। अब कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि वो हवा में 400 पार, 540 पार का दावा झूठ मूठ का कर दे। लेकिन फिर भी जब आपने रिजल्ट्स देखे तो आपको रिजल्ट्स में शॉकिंग चीज़ क्या लगी? शॉकिंग चीज़ लगी ना कि 300 पार भी नहीं हो। देखिए अपोजिशन पार्टीज ने बहुत मेहनत की 2024 के इलेक्शन में, लेकिन मोदी की जो गवर्नमेंट थी ना वो इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि 300 पार भी वो लोग नहीं ला पाए। देखिए डोनाल्ड लू करके एक ठो डिप्लोमेट है अमेरिका का, जो अलग अलग देशों में जाता है, पाकिस्तान में गया है, बांग्लादेश पर भी अभी हम आएंगे, वहाँ भी गया है, भारत के भी ऑपोजिशन लीडर्स उन्होंने मुलाकात की, और ये बहुत ही बड़ा नैरेटिव चला गया था 2024 के इलेक्शन में। आपको लग रहा होगा कि मोदी की गवर्नमेंट ने कोalition गवर्नमेंट किसी तरह बनाई है और 300 पार नहीं लाए हैं। आप शुक्र मनाइए कि रूस की तरह भारत भी सर्वाइव कर गया है अमेरिका के डीप स्टेट के शिकंजे से, नहीं तो यमन, सीरिया, इराक, ईरान, कुवैत, कतर जैसे कई सारे देश बर्बाद कर दिए गए, सूडान, इजिप्ट, कई सारे देश में प्रोपेगेंडा लाया गया। वहाँ पे जो मोनार्क्स चल रहे थे इतने अच्छे से, जो रिफॉर्म लाने की सही में कोशिश कर रहे थे, उन मोनार्क्स को हटा दिया गया इस नाम से कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि वो मोनार्क्स ने अमेरिका का विरोध किया था, या तो वो अमेरिका को अपने देश में उतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं देना चाहिए। नहीं तो आप खुद ही सोचिए ना, आप एक चीज़ सोचिए, आप निष्पक्ष होकर देखिए इस वीडियो को। अगर आप निष्पक्ष होकर नहीं देख सकते तो आप इस वीडियो को क्विट कर दीजिए। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सही में भारत को बचाना चाहता है। आज ये भारत के ऊपर बात आ चुकी है, भारत की पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं। अमेरिका भारत के लोगों को समान रूप से देखता है। कोई भी भारत में ये करके नहीं देखता कि राहुल गांधी है अच्छा नेता है, या तो राहुल गांधी के जो फैमिली है वो इटली से बिलोंग करती है तो हमारे ससुराल वाले हैं, हमारे रिश्तेदार वाले हैं। नहीं, वो लोग भारतीयों को ऐसा भारतीय देखते हैं और उनसे इन्फीरियर मानते हैं। इसीलिए हमको एक्शन लेने की ज़रूरत है, हमको एक होने की ज़रूरत है। और ये लोग ये आज से नहीं है, ये इनका जो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी है ना, ये हमेशा से चलता आ रहा है। इसलिए तो इन अंग्रेज़ों ने इतना बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। अब एक चीज़ सोचिए, आपको एक चीज़ सच में जानने की ज़रूरत है। 1975 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई तो क्या मजबूरी रही होगी? यही मजबूरी थी। इतना मास मूवमेंट्स, मास प्रोपेगेंडा, मास पूरे तरह से डिसओबीडियंस मूवमेंट्स, और इतना फंडिंग, इतनी सब चीज़ें। और ये कब हुआ था? 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण किया था और हमने दिखा दिया था कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस एशिया में काम नहीं करेगा। उसके बाद से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर दी गई, जिसके बाद इमरजेंसी लगाई गई मतलब इंदिरा गांधी के द्वारा। तो आपको तथ्यों के आधार पर जानना चाहिए, आपको निष्पक्ष होकर देखना चाहिए। कांग्रेस के समय भी अपोजिशन पार्टीज को थोड़ी बहुत फंडिंग दी गई थी, थोड़ी बहुत क्या, बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग दी गई थी। क्योंकि कोई भी जो देश है, दुश्मन देश खास करके, इंडिया को उन्नति के स्तर पर जाते हुए नहीं देख सकते, इंडिया को स्टेबल रहते हुए नहीं देख सकते, उनको खटकती है ये बात। तो आप किसी भी पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते, और करना सही बात भी नहीं है। हम अपोजिशन पार्टी को ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि अपोजिशन पार्टी की इसमें ज़्यादा गलती नहीं है। और ये चीज़ ऑब्वियस है
ये चीज़ हर डेमोक्रेटिक कंट्री में है कि जहाँ पर जो दुश्मन चाहते हैं उस डेमोक्रेटिक कंट्री को मतलब अस्थिर रखना, वहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज़ को फंडिंग दी जाती है ताकि वो उन कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट्स हैं उनको डिस्टेबलाइज़ रखने के लिए मास मूवमेंट्स करे, रैली करे, प्रोटेस्ट्स करे, जो चाहे करे, लेकिन किसी तरह डिस्टेबलाइज रखा जाए। इंडिया उन्नति के इस स्तर पर पहुंच चुका है कि विश्व गुरु का दर्जा हासिल करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है। टॉप 4 पर हम पहुंच ही चुके हैं, टॉप 3 का स्पॉट हम कभी भी ले सकते हैं। ये अमेरिका को बात पसंद नहीं है और ख़ास करके अमेरिका को ये बात पसंद नहीं है कि हम ब्रिक्स में हैं और ब्रिक्स की करेंसी जल्दी लॉन्च करने के ऊपर काम कर रहे हैं। बस यही बात है। इसीलिए जॉर्ज सोरोस जैसे बहुत सारे अलग-अलग बिलियनेयर और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ मिलकर, हिंडनबर्ग जैसी कंपनीज़ के साथ मिलकर देश को किसी भी तरह अस्थिर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात ऑब्वियस है कि जब कांग्रेस थी, तभी भी बीजेपी और दूसरी अन्य पार्टी इसमें सहयोग करती थी। ये बात सच है, लेकिन उस हद तक नहीं करती थी जिस हद तक आज हो रहा है। ये जो प्रोपेगेंडा है वो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। ये आपको लग रहा होगा उससे भी काफ़ी बड़ा है। आप सोचिए बीजेपी पॉलिटिकल कैंपेन में कम से कम 5 से 10 बिलियन डॉलर स्पेंड किए 2024 में। तो सोचिए इतना ज़्यादा स्पेंड करने के बाद भी 300 सीट भी हासिल नहीं कर पाए। आप लॉजिक लगाइए, आप सब पार्टियों को हटा दीजिए। आप भूल जाइए कि राहुल गांधी कोई नेता, भूल जाइए कि ऑपोजिशन कुछ भी है। आप ये भी भूल जाइए कि आप किस पक्ष में हैं। बस इतना आप ध्यान में रख के बोलिए, 10 साल से जिसने शासन किया, 352 सीटें जिसकी आई हो 2019 में, 2024 में इस स्तर तक तो नहीं गिर सकता। व्लादिमीर पुतिन का तो 83% आया 2024 के इलेक्शन में, लेकिन बीजेपी का इतना स्तर क्यों गिर गया? यही कारण था। अभी के टाइम पे ऑपोजिशन पार्टी बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है कि वो बीजेपी जैसी स्ट्रांग गवर्नमेंट को गिरा। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ था अमेरिका का और ये बात सच है, ये बात लिख के रखिए। हम किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे। हर गवर्नमेंट की अपनी नीतियां हैं, अपनी उसके प्रोस है कॉन्स हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। और आज हालात देखते हुए तो ये लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट को रहना चाहिए कुछ सालों तक, कम से कम 29 तक रहना चाहिए। लेकिन जो अभी के सिचुएशंस है ना, उसको देख के लग रहा है कि 29 से पहले गिरा दिया जा सकता है गवर्नमेंट। अच्छा, इंडिया पर बाद में आते हैं। अब और थोड़े कंट्रीज का हम रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश। बांग्लादेश में इन्होंने देखा कि शेख हसीना की गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। 75% उनके पास मेजॉरिटी है, उनके पास वोट है और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं वो, इसीलिए उनके पास बहुत ही बड़ा जन समर्थन है और ऑपोजिशन में खाली 25% सपोर्ट है ऑपोजिशन के पास। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे कैसे तख्ता पलट कराया जाए। अब शेख हसीना के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध, क्योंकि भारत ने ही बांग्लादेश का निर्माण कराया है और शेख हसीना तो मुजीबुर रहमान की बेटी है, तो वो जो नस्ल है वो भारत के प्रति लॉयल तो रहेगी, लॉयल नहीं रहे तो थैंकफुल तो रहेगी कि हाँ भाई इन्होंने ही निर्माण करा है, इन्होंने ही आज़ादी दिलाई है। जो पाकिस्तान से जो टुकड़ा टूट के बना है बांग्लादेश, वो भारत ने तो बनाया था 71 में। तो अभी इन्होंने सोचा कि क्या कराया जाए, सोशल मीडिया का इन्होंने इस्तेमाल कराना शुरू कर दिया। बांग्लादेशियों को इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर दिखाए गए पोस्ट्स, वीडियोस, फोटोज कि शेख हसीना की गवर्नमेंट पूरी तरह से जुल्म कर रही है बांग्लादेशी लोगों के ऊपर, बांग्लादेशी लोगों को दूसरे लोग डोमिनेट करते जा रहे हैं और जो वहाँ के नेटिव बांग्लादेशी है उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। इसीलिए अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट कीजिए किसी भी तरह। देखते ही देखते शेख हसीना की गवर्नमेंट को भी गिरा दिया गया। 24-25 के ही बीच में हुआ था ये चीज़, ये इंसिडेंट। एक और देश, एक और बहुत ही करीबी मित्र म्यांमार, आंग सांग सूकी म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर थी भारत से, जिन्होंने एजुकेशन लिया था। म्यांमार और भारत के रिश्तों को अच्छे करने में बहुत ही बड़ा योगदान था आंग सांग सूकी का। बहुत ही अच्छी प्राइम मिनिस्टर थी म्यांमार की। देखा इन्होंने कि वहाँ भी जो आंग सांग सूकी की गवर्नमेंट है ये इंडिया से बैक्ड है, इंडिया उनको सपोर्ट करती है, मिलिटरीली नहीं पर इकोनॉमिकली सपोर्ट करती है। इंडिया म्यांमार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे और खास करके बहुत ही स्ट्रांग गवर्नमेंट थी इनकी। तो इन्होंने देखा कि उस गवर्नमेंट को कैसे गिराया जाए, वहाँ पे मिलिट्री कूप ला दिया। बस देखिए इतने सारे देश, अफगानिस्तान में अशरफ गनी, म्यांमार में आंग सांग सूकी, बांग्लादेश में शेख हसीना, पाकिस्तान में इमरान खान। देखिए पूरा नैरेटिव तो अमेरिका अपने आप में नहीं लेगा, तो इलेक्शन का बहाना बना दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन का बहाना बनाता है कि उस देश के लोगों को ही ये सरकार पसंद नहीं है। तो वही चीज़ है। लेकिन अब अमेरिका ने देखा कि भारत को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए। अब अमेरिका ने देखा कि यहाँ सब तो सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन रूस, चीन भारत में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अब ठीक है, रूस चीन तो पुराने उसके दावेदार हैं, पुराने उसके कंपेटिटर हैं, रूस को किसी भी तरह नहीं गिरा सकता। व्लादिमीर पुतिन है वहाँ, 25 साल तक शासन है, तो व्लादिमीर पुतिन की सरकार नहीं गिराई जा सकती। यह अमेरिका को पता है और अमेरिका कभी नहीं कर सकता व्लादिमीर पुतिन की सरकार गिरा। दूसरी चीज़ चाइना, चाइना में एक ही पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पे
विरोध का तो किसी भी तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता। नॉर्थ कोरिया आप छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे क्या विरोध का सवाल उठेगा, उल्टा नॉर्थ कोरिया से अमेरिका बचते आ रहा है। तो अब अमेरिका ने देखा कि भारत को किस तरह से और ज़्यादा डिस्टेबलाइज़ कर दिया जाए और गवर्नमेंट गिराने की एक और बहुत बड़ी कोशिश की गई। 2025 डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार जीत कर आते हैं। भारत के बारे में बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी योजना लाई, जिसके तहत एक दूसरी कोशिश की जा रही है भारत की सरकार को गिराने की। अब भारत की सरकार बहुत वीक है, पहले की तरह बात नहीं है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, 300 से भी ज़्यादा सीटें हैं, नहीं। अभी जो है कोalition गवर्नमेंट है और थोड़ी सी भी चूक अगर की गई ना, थोड़ी सी भी चूक अगर आप देखिए टीडीपी, जेडीयू जैसी पार्टी, अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे चूक होती है बीजेपी के द्वारा, थोड़ा सा भी यहाँ पे अनबन होता है, अमेरिका 100% घुसेगा, 100%, 100% इंटरफेयर करेगा और 100% कोशिश करेगा सरकार गिराने की एक और तरीके से। ये हम पहले से बता रहे, लिख के रखिए। 2025 में टैरिफ का एक बहुत बड़ी चीज़ लाया गया। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि टैरिफ नया नया से लगाया जा रहा है, नहीं, टैरिफ पहले भी थे। टैरिफ मतलब क्या, एक तरह का टैक्स, एक तरह का टैक्स वाला सिस्टम ही है टैरिफ, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा ड्यूटीज, थोड़ा सा टैक्स, वो सब लगाया जाता है। तो टैरिफ का सिस्टम नया से लाया गया, 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर थोप दिया गया पूरी तरह से। सेम चीज़ जो पाकिस्तान में लाया गया था वही इंडिया में लाया गया। देखिए, पाकिस्तान में टैरिफ तो नहीं लाया जा सकता ना, पाकिस्तान है ही इतना गरीब देश, किसी देश के साथ वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी देश के साथ ट्रेड करेगा तो ना टैरिफ लगाया जाएगा। वो ट्रेड करता है पैसों का, मतलब पैसे मंगाता है देश में, उस पर क्या टैक्स लगाए जाएंगे, तो उसमें क्या ही कुछ लगाया जाएगा, उसको डेब्ट ट्रैप में उलझाया गया। अब देखिए, अमेरिका बहुत पुराना खिलाड़ी है, हमें लग रहा होगा कि ये 300 सालों का देश हमारी हज़ारों सालों की संस्कृति को किस तरह से टक्कर दे रहा है। यूनिटी नहीं है ना हम में। अच्छा छोड़िए, देखिए टैरिफ का यहाँ पे इम्पोजिशन ला दिया गया इंडिया के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी बहुत अच्छे दोस्त थे, टैरिफ का इम्पोजिशन ला दिया गया भारत के ऊपर, 50% टैरिफ थोप दिया गया, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अभी रिसेशन में जा रही है। ये बात नहीं छुपाई जा सकती, टैरिफ से बहुत बड़ा लॉस हुआ है भारत को, और बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़, बहुत बड़े बड़े जो टेक्सटाइल, स्टील, कॉटन, एग्रीकल्चर, ये सारी इंडस्ट्रीज है, उसको बहुत बड़ा घाटा हुआ है, अभी लॉस में चल रही है, प्रॉफिट नहीं उतना ज़्यादा। आपको पहले बोला था ना, पाकिस्तान के साथ वोट चोरी का एक ठो चीज़ लाया गया था, भारत में भी लाया गया वोट चोरी का आरोप। अब देखिए 2024 में इलेक्शन हो चुके हैं, 2025 में भी कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूंसीज में, कहीं कहीं असेंबलीज में इलेक्शन हुए हैं, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। हम अपोजिशन पार्टीज को किसी भी तरह से ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन इसमें अमेरिका का हाथ है, डीप स्टेट का हाथ है। क्या मोटिव है अमेरिका के इसके पीछे? एक ही मोटिव है, इंडिया में किस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया जाए। पहले मोदी गवर्नमेंट को वीक करना होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा। अमेरिका की ये चाल है। इन भारत अमेरिका से लड़ रहा है, इंडिया चाइना के जो रिश्ते हैं टेम्पोररीली ही सही, पर इस केस के तहत अच्छे हुए हैं और अच्छे रहे, परमानेंटली अच्छे रहे हैं ऐसे ज़रूरत नहीं है। देखिए, चाइना अमेरिका पे ज़्यादा पता है हम लोग को कि डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लेकिन हाँ अच्छे हुए हैं, ये अच्छी बात है। अमेरिका के साथ भी रिश्ते अच्छे हुए थे। देखिए, फॉरेन पॉलिसी एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, हमारा जहाँ फ़ायदा दिखता है हम उसके साथ हाथ मिलाएंगे, दोस्ती दुश्मनी किसी के साथ नहीं होती। भारत को जब लगा कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना अच्छा है गलवान के समय, तब अमेरिका ने साथ दिया हमारा। अमेरिका ने बहुत बड़े स्तर पर चाइना को गालियाँ दी और कंडेम किया, सैंक्शंस लगाए, तो वहाँ पे अमेरिका ने अपनी दोस्ती दिखाई। और जब अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया, तब चाइना ने हमारी दोस्ती दिखाई, तब चाइना के साथ हमने दोस्ती कर ली। आप किसी एक दोस्त को पकड़ के नहीं चल सकते अनटिल एंड अनलेस कि वो दोस्त न्यूट्रल हो। अब दो एक्सट्रीम पोल्स पे जा रहे हैं, पहले तो रशिया और अब अमेरिका और चाइना हो गया है। रशिया थोड़ा सा न्यूट्रल है इस मामले में, दोनों को साथ लेके चलना चाहता है वो, भारत और चीन को। तो वही चीज़ है। अभी हाल ही में अमेरिका ने एक और चीज़ भी नोटिस की, अमेरिका ने नोटिस किया कि भारत किस तरह से टैरिफ से भी लड़ रहा है। अभी तो आपको पता ही होगा कि अभी नए जीएसटी में जो कट ऑफ लाया गया है, जीएसटी कम कर दिया गया बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, वो भारत को हेल्प करेगा। देखिए, सही मायने में ये भारत के लिए फ़ायदेमंद है, उस स्तर पर नहीं, लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल नहीं है, शॉर्ट टर्म में कुछ महीने और सालों के लिए ये बेनिफिशियल है, काम करेगा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, समझौता करने की ज़रूरत है।